इतनी दुनिया को फाइनेंशियल चेकअप की ज़रूरत है और किसी ने जनरली ये टर्म सुनी भी नहीं होती। हमें पता चल गया अभी हमें बैंक ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, हमें पता चल गया हमारी फाइनेंस कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही है, हमें पता चल गया अभी हमारे पास बैड फाइनेंस है, हमें पता चल गया। इसको गुड में कैसे करना, याद रखिए 1% रेट इंटरेस्ट कम होने से आपकी 10 से 12 EMI तक कम हो सकती हैं। वेलकम टू थिंक नेक्स्ट पॉडकास्ट। आज हमारे स्पेशल गेस्ट हैं मिस्टर बिन्नी गुप्ता जी, जो कि हमें फाइनेंस की दुनिया में लेके जाएंगे और हमें सिखाएंगे कि कैसे हम रियल लाइफ में अपने बहुत सारे मनी सेव कर सकते हैं और मनी सेव्ड इज़ मनी अर्नड। तो ये हमें गाइड करेंगे कि कैसे हम फाइनेंस में बेटर वे से परफॉर्म कर सकते हैं। वेलकम मिस्टर बिन्नी गुप्ता जी। Thank you, Manish ji, for inviting me at your valuable podcast. My name is Binny Gupta. I am into a finance profession from the last 12 years. आज मैं आपके सभी के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आया हूँ, जिससे आप अपने लाखों रुपए बचा सकते हो। अच्छा, सबसे पहले हमारी जो ऑडियंस है इनको आप बताइए कि ये फाइनेंशियल चेकअप क्या होता है, क्योंकि इससे पहले मैंने ये वर्ड भी नहीं सुना था किसी से कि फाइनेंशियल चेकअप। हमने हेल्थ चेकअप तो सुना था, पर ये फाइनेंशियल चेकअप ये एक नई टर्म है जो मुझे आपसे सुनने को मिली। तो एग्जैक्टली हमारी ऑडियंस को बताइए होता क्या है फाइनेंशियल चेकअप। जैसे हमारा बॉडी का हेल्थ चेकअप होता है, वैसे ही हमारे फाइनेंसिस का फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप होता है। आप इसको फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप भी बोल सकते हो। फाइनेंशियल चेकअप क्या है? जो अपने बैंक से फाइनेंसिस बोरो किए हुए हैं वो आपको कितने महंगे पड़ रहे हैं, क्या वो गुड फाइनेंसिस हैं या बैड फाइनेंसिस हैं। गुड फाइनेंसिस मीन्स जो फाइनेंसिस लिए हुए हैं दैट इज़ द बेस्ट इन इट्स कैटेगरी। वो आपको कम उस रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है उनका, आप उसको इजी पे कर रहे हो, कंफर्टेबल आपकी EMI है। व्हाट इज़ बैड फाइनेंस? रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, EMI बहुत ज़्यादा है, आप उसको पे करने में आपको बड़ी मुश्किल आ रही है। टुडे आई एम हेयर टू कन्वर्ट योर बैड फाइनेंसिस इनटू गुड फाइनेंसिस। ओके, तो आप जो फाइनेंशियल चेकअप में आप जो आपके बैड फाइनेंसिस है उसको आप गुड फाइनेंसिस में कन्वर्ट करते हो, और उससे जहाँ तक मुझे आपकी बात समझ आ रही है तो उससे हम मनी सेव कर सकते हैं। तो और जो मनी सेव दैट इज़ मनी अर्नड। तो क्या यही चीज़ होती है कि इससे अगर हम फाइनेंशियल चेकअप के थ्रू हमारी जो मनी है उसमें हमें कोई सेविंग मिलेगी या नहीं मिलेगी, और कितनी रफली सेविंग में हो सकती है? मान लो मैंने कोई होम लोन लिया है या कोई बिजनेस लोन लिया है, और उसमें कितनी की सेविंग हो सकती है, मतलब अगर हम फाइनेंशियल चेकअप करवाते हैं। फाइनेंशियल चेकअप क्या है? जब आपने लोन लिया था उस टाइम आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या थी और आज क्या है? जिस टाइम आपने फाइनेंस बोरो किया था उस टाइम आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या पड़ रहा है, आज क्या पड़ रहा है? उस टाइम आपकी कौन से चार्जेस पड़ रहे हैं, आज आपको कौन से चार्जेस पड़ रहे हैं? इनफैक्ट अगर मैं बात करूं आपसे, जो फाइनेंसिस आपने बैंक से बोरो किए हुए हैं उसकी आपको फाइनेंस कॉस्ट क्या पड़ रही है, और वेदर दैट फाइनेंस कॉस्ट इज अकॉर्डिंग टू द टूडेज सिनेरियो। इसमें दो चीज़ें हैं, वन इज़ मैक्रो, वन इज़ सेकंड इज़ माइक्रो। मैक्रो में क्या है? RBI ने रेट्स कम कर दिए, ज़्यादा कर दिए। अगर कम कर दिया आपको उसका बेनिफिट मिल गया, अगर ज़्यादा कर दिए तो आपको लॉस उतना ही हुआ है, उससे लॉस ज़्यादा हुआ आपका। सेकंड इज़ माइक्रो। जब आपने बैंक से बोरो किया था उस टाइम आपका माइक्रो पोजीशन क्या थी, आज क्या है? फॉर एग्जांपल, जब आपने बैंक से बोरो किया था आपका सिबिल स्कोर क्या था? सिबिल आप सभी जानते होंगे। सिबिल रेट ऑफ इंटरेस्ट, सिबिल आपकी फाइनेंस कॉस्ट को डिटरमाइन करता है। जब आपने बैंक से 2 साल पहले 3 साल पहले कोई फाइनेंसिस लिए थे, आपका सिबिल क्या था, आज सिबिल क्या है? अगर आपका सिबिल इन लास्ट 2 ईयर 3 ईयर्स बढ़ा है तो क्या आपको उसका बेनिफिट मिल रहा है? सेकंड, जो प्रॉपर्टी आपने बैंक को मॉर्टगेज की थी 2 साल पहले, उसकी वैल्यू क्या थी उस टाइम, आज वैल्यू क्या है? उस बढ़ी हुई, अगर उसकी वैल्यू बढ़ी है तो क्या आपको बढ़ी हुई वैल्यू का आपको बेनिफिट मिल रहा है? ये जब आपने 2 साल पहले फाइनेंसिस लिए थे आपकी रिटर्न्स क्या थी, इनकम टैक्स रिटर्न्स क्या थी, आज क्या है? जो आपकी इनकम बढ़ी है, जो आपके पेपर्स अच्छे हुए हैं, क्या आपको उसका बेनिफिट मिल रहा है? कलेक्टिवली वी कैन से दिस इज़ फाइनेंशियल चेकअप। यूजुअली हम साल में एक बार हेल्थ चेकअप करवाते हैं, पर हम कभी फाइनेंशियल चेकअप करवाते नहीं हैं। नॉर्मली क्या होता है, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है हमारी EMI बढ़ जाती हैं। इसमें हमें पता नहीं होता हमारी EMI कितनी बढ़ गई। हम जनरल पार्लेंस में बात कर लेते हैं,
भी हाँ जी बैंक हमारे आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दी है। ये बेसिकली रेपो रेट होता क्या है, और ये जो रेपो रेट अगर बढ़ता है तो क्या मेरा लोन में जो मेरी मंथली ईएमआई वगैरह है उसके ऊपर रेपो रेट का कोई इम्पैक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता है? क्या अगर रेपो रेट के बढ़ने से मेरी ईएमआई बढ़ेगी या कम होएगी, या रेप फिर रेपो रेट के कम होने से मेरी ईएमआई कम होएगी या नहीं होएगी? रेपो रेट एक वो रेट है जो आरबीआई डिटरमाइन करता है इंडिया में। दिस इज अ रेट, इसको हम सेंट्रल रेट बोल देते हैं यूजुअल लैंग्वेज में, जो बैंक्स और आरबीआई आपस में डिटरमाइन करते हैं। हम ये कह सकते हैं कॉमन लैंग्वेज में, अगर रेपो रेट बढ़ रहा है तो बैंक की फाइनेंसिस की कॉस्ट बढ़ रही है। जब बैंक की कॉस्ट बढ़ रही है तो बैंक वो अपनी कॉस्ट पास ऑन कर रहा है टू कस्टमर्स। ओके। बैंक कस्टमर्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है। हाँ, इसको हम ये कह सकते हैं रेपो रेट का इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ता, सीधा इफेक्ट पड़ता है। फॉर एग्जांपल 1% रेट बढ़ने से हमारी 12 EMI तक बढ़ सकती हैं। हम बात करते हैं हाँ जी रेपो रेट बढ़ा दिए, उसका इफेक्ट क्या पड़ा वो कभी डिस्कस नहीं करते। रेपो रेट कम हो गया, उसका हमें कितना फ़ायदा हुआ, हम वो डिस्कस नहीं करते। तो फिर इसका मतलब ये है कि अगर जब रेपो रेट बढ़ जाता है तो क्या हमारी नंबर ऑफ ईएमआईज बढ़ती हैं, या फिर हमारी जो ईएमआई की जो अमाउंट है पर मंथ वो बढ़ती है? अगर मान लो कोई हमारा बैंक ने हमारा फुल फ्लोटिंग रेट पे इंटरेस्ट जो हमें पड़ रहा है, जो हमने लोन लिया है उसकी जो ईएमआई बन रही है, तो क्या वो हमारी उसमें बैंक क्या करते हैं जनरली कि नंबर ऑफ ईएमआईज बढ़ाते हैं, जहाँ जो एक ईएमआई की जो अमाउंट है वो बढ़ाते हैं, जहाँ हमारा अगर नंबर ऑफ ईएमआईज बढ़ाएंगे तो हमारा टेन्योर भी बढ़ेगा। तो दोनों में बैंक्स कैसे इसको टैकल करते हैं? जब रेपो रेट बढ़ता है तब हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है लोन्स का। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है तो दो ऑप्शन होती हैं हमारे पास, आइदर बैंक EMIs बढ़ाए, नंबर ऑफ EMIs, हमारा लोन 120 EMIs का था, वो EMIs बढ़ाए विद सेम EMI अमाउंट। सेकंड, टेन्योर शुड बी सेम, EMI बढ़ जाए। यूजुअली क्या होता है, जो हमारे लॉन्ग टर्म लोन्स हैं, हमारे हाउस लोन है, हमारा कार लोन है, हमारे लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमने लैब्स बोरो किए हुए हैं, उनकी ECS लगी होती है किसी न किसी अकाउंट से जहाँ से उसकी रीपेमेंट हो रही होती है। ECS एक फिक्स अमाउंट की लगी होती है। यूजुअली बैंक्स ECS को ऑल्टर नहीं करते, वो नंबर ऑफ EMIs बढ़ा देते हैं। ओके, नंबर ऑफ ईएमआईज ही बढ़ाते हैं, फॉर एग्जाम्पल, तो उससे हमारा टेन्योर भी बढ़ जाता होगा। हाँ, अगर आपका 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है तो मैं ये कह सकता हूँ भी आपकी 10 से 12 EMIs बढ़ गई होंगी। और मैं एक चीज़ इसमें और ऐड करना चाहूँगा, अगर पिछले 2 या 3 साल में 2% हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा होएगा, हमारा रेपो रेट 2% बढ़ा होएगा, तो हमारी 20 से 24 EMIs बढ़ चुकी होंगी। तो जनरली जैसे मैंने भी लोन लिया हुआ है, पर जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है रेपो रेट के कारण या कोई अदर फैक्टर के कारण, तो पर ये बैंक्स वाले तो हमें कभी बताते ही नहीं है कि भी ईएमआई मेरी नंबर ऑफ ईएमआई बढ़ गई हैं, जहाँ मेरा इंटरेस्ट बढ़ गया है, जहाँ मेरी टेन्योर भी बढ़ गई है, क्योंकि जब मेरी नंबर ऑफ ईएमआई बढ़ेंगे तो टेन्योर भी बढ़ेगी ऑटोमेटिकली। क्या ये रियल में बैंक्स इन्फॉर्म करते हैं टू द कस्टमर, एंड कस्टमर, कि भी आपकी टेन्योर बढ़ गई है, आपकी नंबर ऑफ ईएमआई बढ़ गई है, या ये बैंक्स बताते नहीं? क्योंकि मुझे लग रहा है कि मुझे तो मेरे बैंक ने बताया ही नहीं कभी। जब रेपो रेट बढ़ता है वो न्यूज़ में आता है भी आरबीआई ने हमारा 25 बेसिस पॉइंट 50 बेसिस पॉइंट रेपो रेट बढ़ा दिया। जब बैंक्स बढ़ाते हैं तो बैंक्स पब्लिश करते हैं अपनी साइट्स के ऊपर। कई बैंक्स बाय ईमेल भी करते हैं भी हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने लोन्स के बढ़ा दिए। हम इसमें क्या चीज़ मिस कर देते हैं, हम कहते हैं भी यार बढ़ गया होगा, कोई इशू नहीं है। हम उसका इफेक्ट क्वांटिफाई नहीं करते भी हमारे ऊपर उसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है, हमारी कितनी EMIs बढ़ गई, हमारी कितनी फाइनेंस कॉस्ट बढ़ गई। हम अगर अवेयर होंगे तो हम उस बढ़ी हुई कॉस्ट को कंपनसेट कर सकते हैं, उस बढ़ी हुई कॉस्ट को विद अदर माइक्रो फैक्टर्स जो हमने पहले डिस्कस किए हैं। यूजिंग द इम्प्रूव्ड माइक्रो फैक्टर्स हम उस इफेक्ट को कम कर सकते हैं। तो सर कोई ऐसी एग्जांपल मुझे बताइए कि जो आपका कोई क्लाइंट रहा हो पहले और आपने उसका फाइनेंशियल ऑडिट किया हो, और जो उसका जो लोन है जब आपने फाइनेंशियल ऑडिट किया उसके बाद उसकी कोई सेविंग हुई हो, और वो रफली कितनी का अमाउंट की सेविंग हुई थी आपका फाइनेंशियल ऑडिट करने के बाद, ताकि हमें भी पता लगे कि ये फाइनेंशियल ऑडिट करने से रफली कितना का बेनिफिट हो सकता है
किसी भी एंड कस्टमर को जो लोन ले चुका है? 2025 में ही हम हमारे पास एक क्लाइंट आया, उनका कॉलेज था, उन्होंने कॉलेज की कंस्ट्रक्शन के लिए फाइनेंस लिया था फ्रॉम ए बैंक। उनका टर्नओवर था 120 ईएमआईज का, 10 साल का। उनका लोन सैंक्शन हुआ था 9% के ऊपर, 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट एनुअली। रेट बढ़ता गया, कम होता गया, बढ़ता हुआ कम होता गया। जब उनका लास्ट हमारे पास जब आए वो, उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट था 11.25%। उनकी 11 विद सेम EMI was same, the increased tenure was 143 EMI, 23 EMIs बढ़ चुकी थी। 1 EMI is equal to 3.5 lakh rupees per month. In other words, 23 EMIs into 3 lakh rupees, 3.5 lakh rupees, approximate 80 lakh rupees उनकी फाइनेंस कॉस्ट बढ़ चुकी थी पिछले 2 या 3 साल में। ही वॉज अनअवेयर। जब हमारे पास वो आए, हमने उनका फाइनेंशियल चेकअप किया। फाइनेंशियल चेकअप करने के बाद जब हमने क्या देखा कि जो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उनका वो कम हो सकता है। जो प्रेजेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट विद द सेम बैंक वाज 9.5%। व्हेन वी हैव इन दिस केस वी हैव 2 ऑप्शंस, either we discuss with the same bank, either transfer the loan to another bank. We discuss the said with our bank and they have principally agreed that it can be reduced. We have requested to reduce it to the maximum possible extent. जब हमने वर्किंग की तो 143 EMIs reduced to 134 EMIs and ओके 143 EMI से कन्वर्ट होगी फाइनेंशियल ऑडिट करने के बाद, फाइनेंशियल चेकअप के बाद 134 EMI। 134 EMIs। टोटल कितनी उनकी सेविंग होगी इस फाइनेंशियल चेकअप के बाद? You can say 9 EMI is into 3.5 lakh rupees per month. In 31 lakh rupees they have saved using a simple exercise. तो आपके एक फाइनेंशियल चेकअप से 35 लाख के करीब उनकी अमाउंट में सेविंग हुई, जो उनको बैंक को अदरवाइज पे करना पड़ना था। ये सर जैसे मान लो कोई इंडिविजुअल है या फिर कोई कंपनी है या कोई बिजनेस है ना, तो उसने अपना फाइनेंशियल चेकअप करना है, तो क्या वो खुद से कर सकते हैं या फिर वो किसी आपके जैसे फाइनेंशियल एडवाइज़र या फाइनेंशियल एक्सपर्ट के हेल्प के थ्रू ही कर सकते हैं? अगर वो प्रीलिमिनरी स्टेज पे वो खुद करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं? फाइनेंशियल चेकअप एक बड़ा इजी टर्म है। जैसे आप खाना खाते हो वैसे आप फाइनेंशियल चेकअप कर सकते हो। जैसे आप अपना बीपी चेक करते हो वैसे फाइनेंशियल चेकअप कर सकते हो। फाइनेंशियल चेकअप के लिए क्या क्या करना है आपको? ओरिजिनल लोन कितने पे हुआ था, कब हुआ था, वो आपको पता है। उस टाइम आप जब बैंक के पास लोन लेने जाते हो, आप बैंक से पूछते हो ये सर इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, इसकी प्रोसेसिंग फ़ीस क्या है, इसके अदर चार्जेस क्या है। जब लोन ले 2 साल के बाद भूल जाते हो कि बैंक आपको क्या चार्ज कर रहा है। EMI आ रही है आप पे कर रहे हो, EMI आ रही है पे कर रहे हो, EMI आ रही है पे कर रहे हो। उसका उस 2 साल में आपके लोन का क्या हुआ अब वो चेक नहीं करते। इसके लिए बड़ा इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, लोन की स्टेटमेंट बैंक से मंगवा लो या ऑनलाइन निकाल लो। उसका आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लो भी, आप पिछले 1 साल की आपको कॉस्टिंग क्या पड़ रही है। उसको निकालनी कैसे है, वो एक्सेल फार्मूलाज हैं, वो सिंपली आप निकाल सकते हो भी बैंक का आपको क्या रेट चार्ज कर रहा है। फिर आप जो ओरिजिनल आपका लोन सैंक्शन हुआ था वो उससे आप कंपेयर कर सकते हो। लेट्स से आपका हाउस लोन है, आपका हाउस लोन हुआ था 7% पे, आपने अभी स्टेटमेंट निकलवाई, आपने देखा भी वो 9.5% पे चल रहे हैं। तो सर मुझे एक बात बताओ कि जैसे मेरा सपोज जो लोन है ना, आपने बैंक स्टेटमेंट के बारे में बताया, तो बैंक स्टेटमेंट की जो मेरी अमाउंट आ रही है मंथली, जो मेरी EMI जा रही है, सपोज 25,000 जा रही है, वो तो मेरी, चाहे मेरा इंटरेस्ट बढ़ भी गया है तो मेरी अमाउंट तो 25,000 ही जा रही है। तो मुझे एज अ इंडिविजुअल या एज अ बिजनेस ओनर कैसे पता लगेगा कि मेरा जो इंटरेस्ट बढ़ गया है उसके कारण मेरी टोटल नंबर ऑफ़ EMIs बढ़ गई हैं, और या फिर मेरा कि इंटरेस्ट बढ़ा है या नहीं बढ़ा है, मुझे कैसे पता लगेगा
कि भाई मुझे अब इसके ऊपर फाइनेंशियल चेकअप करवाने की ज़रूरत है या नहीं है, जब मैं खुद अपने लेवल पे कैसे फाइनेंशियल चेकअप करूं? तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे पता लग जाए कि बैंक स्टेटमेंट में ही कि मेरी ईएमआई बढ़ गई है या मेरा इंटरेस्ट बढ़ गया है? इसमें क्या होएगा, ये एक एक्सरसाइज है जो आपको करनी पड़ेगी। आप 1 साल की स्टेटमेंट लो, फर्स्ट आप चेक करो कि आपको अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लग रहा है। फर्स्ट कंपेयर इट विद द सैंक्शन रेट। चेक कैसे करना है आपको, इस महीने कितना आपने, बैंक ने आपको कितना इंटरेस्ट लगाया, किस अमाउंट पे लगाया, तो उससे आपका रेट ऑफ निकलेगा भी आपको बैंक ने कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया है, कितना शुरू पे कमिटेड था जब बैंक ने लोन किया था, वो आपको पता है। थर्ड जो आपको करना होएगा इसमें, बाकी बैंक्स क्या चार्ज कर रहे हैं। थर्ड आपको तीनों कंपेयर करने पड़ेंगे, सैंक्शन क्या था, क्या चल रहा है। तो मतलब बैंक स्टेटमेंट में वो इंटरेस्ट रेट भी बैंक मेंशन करता है कि भाई अभी आपका इंटरेस्ट रेट मान लो मैंने 8.5 पे लिया था, अब 9.5 हो गया, तो अगर मैं बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड करूंगा तो मुझे वहाँ पर दिखेगा कहीं भी 9.5 हो गया इंटरेस्ट रेट? क्योंकि मेरी अमाउंट तो ईएमआई तो बराबर ही जा रही है दोनों केसेस में। यूजुअली इसमें क्या कर, इसमें 2 तरह की स्टेटमेंट्स निकलेंगी, जहाँ पे सीधा लिखा होएगा भी यू हैव दिस लोन कैरीज दिस मच इंटरेस्ट एज ऑफ टुडे। सेकंड स्टेटमेंट में क्या होएगा, रेट इंटरेस्ट नहीं लिखा होएगा, वो आपको निकालना पड़ेगा। वो एक सिंपल वर्किंग है, आप कर सकते हो। थर्ड इज जहाँ पे आपको बैंक से इंक्वायर करना पड़ेगा। हो सकता है स्टेटमेंट से आपको विजिबल ना हो पाए भी आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है, वो आपको बैंक से इंक्वायर करना पड़ेगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया आपका तो वो क्यों बढ़ा, अगर कम हो गया तो वो क्यों कम हुआ, दैट इज ए मैटर ऑफ क्वेश्चन वंस ए ईयर। एनुअली आपको एक बार ये चेक करना चाहिए, जो भी आपने फाइनेंसेस लिए हैं आपको उनकी फाइनेंस कॉस्ट क्या पड़ रही है, फिर ही आप किसी से बात करोगे भी हाँ जी मेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा लग रहा है, कम लग रहा है। तो सर जैसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि मान लो मैं कह रहा हूँ कि मैं एक बिजनेस ओनर हूँ और मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है कि बैंक स्टेटमेंट्स का को देखने का, है ना, उसमें से फिर एनालिसिस करने के लिए। तो क्या एक एज ए बिजनेस ओनर या कोई इंडिविजुअल बंदा अगर वो कह रहा है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है एनालिसिस करने का या मेरे पास मुझे इन चीज़ों की बेसिक समझ नहीं है, तो क्या वो आपको या फिर आपके जैसे किसी भी बंदे को जिसने कॉन्टैक्ट करना है कि भी वो कहाँ से हेल्प ले सकता है, कि ये ऐसे बंदे कहाँ से मिलेंगे जिससे हम फाइनेंशियल चेकअप बाहर से ही करवा लें, कोई उनकी नॉमिनल फीस जो भी हो? तो क्या आप खुद भी करते हो क्लाइंट्स का, और जो अगर हमने कहीं और, मान लो मैं किसी और सिटी में रह रहा हूँ, तो मैं कैसे कहाँ से ढूंढूंगा ऐसे पर्सन जो मेरी हेल्प कर सकते हैं? यूजुअली जो बात आपने कही है बिल्कुल सही बात है। जब हम किसी को मिलते हैं, हम कहते हैं भी आपने फाइनेंस लिया हुआ है, वो कहते हैं लिया हुआ है जी। कैसे लिया हुआ, कहते हैं हमारी व्हीकल लोन भी चल रही हैं, हमारी ओडीज भी चल रही हैं, हमारी सीसीज भी चल रही हैं, अलग अलग बैंकों से चल रही हैं, अलग अलग फॉर्म्स में चल रही हैं। वो कहते हैं हमारी 4 फर्में हैं, ये 4 बैंक्स हैं, 5वां बैंक का भी ऐड करना है हमने भी हाँ जी हमने बैंक से फाइनेंस लिया हुआ है, 5 करोड़ रुपये हमने बैंक से फाइनेंस लिया हुआ है। जब हम बात करते हैं कि सर आप कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो वो कहते हैं 11-12 होएगा जी। फिर हम कहते हैं ये 11 के 12 ही, वो कहते हैं 11-12 होएगा, कभी चेक नहीं किया। लोग इसको कैसे मानते हैं भी जो बैंक चार्ज कर रहा है वो सही कर रहा है, जो वो पे कर रहे हैं वो सही पे कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसमें with a small working you can save your lakhs of rupees, I mean to say lakhs of rupees, because money saved हम जनरली बोलते हैं मनी सेव्ड इज मनी अर्नड। मैंने आपको पहले बताया है 143 EMI से 134 EMIs रह गई, यानी कि दे हैव सेव्ड देयर 1 year ऑफ EMIs, नॉट इंटरेस्ट, 9 months ऑफ EMIs। सिर्फ ये पॉसिबल हुआ फाइनेंशियल चेकअप से, विद फाइनेंशियल चेकअप। इसके अगर वो जब हम बात करते हैं अभी आप फाइनेंशियल चेकअप क्यों नहीं करते, वो कहते हैं मेरा टाइम नहीं है, फिर कहते हैं स्टाफ नहीं है जो ये चेक कर पाए, फिर कहते हैं जी हमने कभी देखा नहीं है।
अच्छा सर, जैसे मैंने फर्स्ट टाइम आपसे सुना ये फाइनेंशियल चेकअप, तो जनरली हम जितने भी फाइनेंस से जो डील करते हैं, हम भी 10-15 साल से कंपनी चला रहे हैं, इससे पहले हमें कभी किसी ने एडवाइस ही नहीं किया कि ये फाइनेंशियल चेकअप कुछ होता भी है, और इसकी भी कोई जस्ट लाइक हेल्थ इंश्योरेंस, इसके ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि साल में एटलीस्ट वंस, है ना, हम इस पर ध्यान दें और हम अपनी मनी काफ़ी सेव कर सकते हैं। तो अगर मेरे को एक सिंपल सी बात बताओ सर कि अगर मुझे मैं चाहे इंडिविजुअल हूँ चाहे बिजनेस ओनर हूँ, तो मुझे ये मनी सेव करनी है, तो जैसे मेरा ऑलरेडी इंटरेस्ट चल रहा है, सपोज मैंने एक होम लोन लिया हुआ है और मेरा 10.5 पे होम लोन चल रहा है, और अभी मैं इसको कैसे इमीडिएटली कम करवा सकता हूँ? भी कोई ऐसा डायरेक्ट जिन्होंने मेरे जो हमारी जो ऑडियंस है जिन्होंने लोन ले रखा है किसी भी तरीके का, और अगर हम इन नटशल सिंपल लेमन लैंग्वेज में उनको समझाएं कि भी वो क्या वो अपना एग्जिस्टिंग लोन की जो इंटरेस्ट है वो कम करवा सकते हैं मंथली? बिल्कुल कम कर सकती हैं वो। हर हर कोई रिटर्न फाइल करते हैं अपनी, वो अपने प्रोफेशनल के पास जाते हैं, उनसे पूछें भी सर हमने, उनसे कंसल्ट करें भी सर हमने ये फाइनेंसिस बोरो किए हुए हैं, हमें इसकी कॉस्ट क्या बढ़ रही है, आप प्लीज़ चेक करोगे। मैं ये बोलता हूँ हमेशा, अगर आपका प्रोफेशनल अगर आपका 1 रुपये आपसे चार्ज कर रहा है तो वो आपको 10 बचा के दे रहा है। ओके। मैं आपको 2 एग्जांपल शेयर करता हूँ। मैंने खुद हाउस लोन लिया हुआ है, मेरा हाउस लोन 9.5 के ऊपर चल रहा है। अगर मैं आज की बात करूँ, कंसीडरिंग माइक्रो एंड मैक्रो फैक्टर्स, प्रेजेंट मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%. I am also paying 1.5% extra. ओके। I have tried to save and saved it. और ये मैं सेव कैसे कराऊंगा अगर मेरा 9.5% पे लोन चल रहा है और मार्केट रेट अभी 8% चल रहा है, तो मैं कैसे ये अपना जो लोन है उसको 9.5 से 8% पे लेके आ सकता हूँ? इसके 2 तरीके हैं इसको कम करने के। फर्स्ट इज री नेगोशिएशन। पहली बात तो आपको पता हो भी ज़्यादा लग रहा है, फिर हम पहली बात तो अवेयरनेस जरूरी है भी हमें बीमारी है, ये बीमारी है, बीमारी ट्रेस होगी, उसको ठीक कैसे करना है, दैट इज सेकंड। पहली तो क्या है भी रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है। सेकंड इज इसको कैसे कम करना है। जो फाइनेंशियल चेकअप की हम अभी तक बात कर रहे हैं वो पहले के लिए हम कर रहे हैं भी आपको पता हो भी क्या कैसे करना है। सेकंड इज कॉल टू एक्शन। हमें पता चल गया भी हमें बैंक ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, हमें पता चल गया हमारी फाइनेंस कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही है, हमें पता चल गया कि हमारे पास बैड फाइनेंस है, हमें पता चल गया इसको गुड में कैसे करना है। इसके लिए 2 तरीके हैं। वन इज रीनेगोशिएशन। व्हाट इज रीनेगोशिएशन? गो टू योर बैंकर, देन आस्क हिम, सैंक्शन रेट ऑफ इंटरेस्ट वाज 8%, you are charging me 9.5%, the market rate is 8.2%, why are you charging me extra? He will tell you, सर जब आपने लोन लिया था आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू कम थी, आज ज़्यादा है। जब आपने लोन लिया था आपका सिबिल कम था, आज सिबिल ज़्यादा है। जब आपने लोन लिया था आपके रिटर्न थी नहीं, कम थी, आज ज़्यादा है। जब आपने लोन लिया था उस टाइम रेपो रेट ये था, आज यही है। अच्छा, तो ये बहुत सारे फैक्टर है कि अगर मेरा सिबिल भी इंप्रूव हो जाए उससे भी मेरे को अपने लोन में बेनिफिट मिल सकता है। ही विल टेल यू। ओके। देन आस्क हिम सेकंड क्वेश्चन, सर इसको कम करो। ओके। ही विल टेल यू कैसे कम करना है। ओके। सेकंड, इफ योर बैंकर इज नॉट रेडी टू renegotiate due to some foundations, due to some technical issues, due to XYZ issues, then you can transfer the said loan to some another financial institution. तो मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि अगर मुझे अपना लोन कम करना है 9.5 से 8.5 सपोज करना है, तो जा तो मैं उसी बैंक से रीनेगोशिएट करूं, है ना। अगर वो मानते हैं तो ठीक है, अगर नहीं मानते तो मैं अपना लोन किसी और बैंक में ट्रांसफ़र करवा लूँ जहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम चल रहा है। तो मतलब दोनों ऑप्शन रहेंगे, है ना। यस। तो एक लेमन की अगर हम बात करें, एक टाइम होता था जब लोग लोन लेने को एक वीज़ा मानते थे भी हमें PR मिल गई। आज टाइम क्या है, आज टाइम बदल चुका है। नंबर ऑफ बोरोर्स बढ़े हैं, नंबर ऑफ बैंकर्स बढ़े हैं, स्विचिंग की ऑप्शंस बड़ी इजी हुई हैं, RBI के नॉर्म्स बड़े इजी हुए हैं। ये भी एक मार्केट बन गई, इस दुकान से नहीं तो इस दुकान से।
जो दुकान आपको सस्ता दे रहा है आप उससे लो। आई कैन से इफ 140 करोड़ आर पीपल्स आर इन इंडिया, 40 crore are doing business, 40 crore needs financial checkup, 40 crore people need financial checkup। तो मतलब कि इतनी दुनिया को फाइनेंशियल चेकअप की ज़रूरत है और किसी ने जनरली ये टर्म सुनी भी नहीं होती, और सारी दुनिया का, चाहे वो इंडिविजुअल है चाहे वो कोई बिजनेसमैन है, ठीक है, तो मतलब कि फाइनेंशियल चेकअप की ज़रूरत सभी को है। और आम बंदे को जो पता ही नहीं है कि फाइनेंशियल चेकअप की उसको ज़रूरत है या नहीं है। इवन मुझे आपसे पता चला कि भी फाइनेंशियल चेकअप की कितनी ज़रूरत है। तो ये मतलब कि इसके लिए कि अगर एक इंडिविजुअल बंदे की या बिजनेसमैन की बात करें तो वो जनरली आपके हिसाब से उनको पता क्यों नहीं होता कि ये भी अब मुझे फाइनेंशियल चेकअप कराना चाहिए या इससे मुझे ये बेनिफिट हो सकता है। और ये जो टर्म है फाइनेंशियल चेकअप, ये इतनी ज़्यादा हिडन सी क्यों है कि मतलब किसी आम बंदे को पता ही नहीं है कि मुझे इसकी ज़रूरत भी है या नहीं है, और इसको एज ए बिजनेस ओनर कैसे या एज एन इंडिविजुअल कैसे मैं इसको मतलब कि अप टू डेट रहूँ कि भी हाँ भैया मुझे फाइनेंशियल चेकअप की ज़रूरत है। और मतलब ये आप कैसे अवेयरनेस इसमें हो सकती है, क्योंकि आई थिंक मार्केट में ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई MBA BBA या कहीं भी अगर हम फाइनेंस के जितने भी कोर्सेज आते हैं तो उनमें भी हमने कोई ऐसा देखा नहीं है कि रियल टाइम में कोई इन चीज़ों को पढ़ाया जा रहा हो या कहीं अवेयरनेस दी जा रही हो। जैसे हमें लगता है भी हमारा हेल्थ चेकअप जरूरी है, हमें लगता है भी हमारा हमारा BP मॉनिटर हो, हमारा शुगर मॉनिटर हो। जैसे हम रोज़ योगा करते हैं अपनी बॉडी के लिए, फाइनेंसिस एक हमारी लाइफ का एक ऐसा पार्ट है जो हमारी लाइफ को ही डिटरमाइन करता है। हम उसको छोड़ देते हैं, हम उसको लेते हैं टेकन फॉर ग्रांटेड। जो चल रहा है सही चल रहा है, जो हो रहा है सही हो रहा है, जो हम पे कर रहे हैं अच्छा पे कर रहे हैं, जो हमसे ले रहे हैं वो सही ले रहे हैं। नहीं सर, इंडिविजुअल और बिजनेस को पता कैसे लगेगा कि भाई अब मुझे फाइनेंशियल चेकअप की ज़रूरत है? जब उनको अवेयरनेस कहाँ से होएगी? तो क्या वो न्यूज़पेपर से होएगी, कोई मीडिया से होएगी? पता नहीं चलेगा। जहाँ जैसे कोई रेपो रेट बढ़ गया है या कम हो गया है, मुझे न्यूज़ में पता लग गया है, फिर मैं बैंकर के पास जाऊँ और बोलूँ कि क्या मुझे इसका बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो सही तरीका कैसे, मतलब कि वो उसके माइंड में कब इसकी नीड अराइज होएगी? नीड है, अवेयरनेस नहीं है। नीड है, अवेयरनेस नहीं है भी। हाँ, आज से 10 साल पहले बात करें तो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स कभी सुने भी नहीं थे। आ गए हमें विद टाइम हमें लगा भी हाँ हमें हमारे प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स होने चाहिए। हमें पता लगने लग गया। जो लोगों को पता चल रहा है भी हमें कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही है, उसको सेव करने की कोशिश कर रहे हैं। धीरे धीरे हमारा बिजनेसमैन, इंडियन इंडिविजुअल बोरर सियाना हो रहा है विद द इवॉल्विंग बैंकिंग इंडस्ट्री। पहले और आज की बैंकिंग में बहुत फ़र्क है। पहले जो था वो है, वो लेना पड़ेगा आपको। आज टेलर मेड सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। अगर आपको फाइनेंस 1 साल के चाहिए तो 1 साल के लिए मिल जाएगा, बिना प्रॉपर्टी के मिल जाएगा, प्रॉपर्टी बैक्ड मिल जाएगा, प्रोजेक्ट फंड चाहिए वो मिल जाएगी। नंबर ऑफ ऑप्शंस बड़ी होगी आपके पास। नीड हर किसी को है। इवन मैं बोलता हूँ कभी कभी जो बैंक में लगे हुए हैं, हम तो ये कहते हैं हम लेमैन हैं, बिजनेस ओनर्स हैं, जो बैंक में लगे उनको भी नहीं पता। वो भी बोल देते हैं 8-9 चल रहा होएगा, 8 के 9 चल रहा होएगा। मैं तो ये मानता हूँ भी 8 अगर 9 क्यों चल रहा है, 8 क्यों नहीं चल रहा आपका, तो कहते हैं चल रहा होएगा। मैं खुद बता रहा हूँ आपको, आई वॉज पेइंग 9.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन माई होम लोन। इट शुड बी 8%, 8.2%। आई वॉज ऑल्सो पेइंग। जिनसे मैं बात करता हूँ, चाहे 10 लाख फाइनेंस है उनके पास, 10 करोड़ है, 100 करोड़ है, जब किसी से बात करते हैं वो कहते हैं चल रहा होएगा। इवन जब वो कहते हैं कोई चल रहा होएगा हमने कभी देखा नहीं है, हमारा अकाउंटेंट है जी वो मैनेज कर लेते हैं। मैं कहता हूँ मारवाड़ीज, हम कहते हैं हम मारवाड़ीज को मानते हैं भी वो एक बिजनेस कम्युनिटी है जो कामयाब है। यूजुअली हम ये कहते हैं भी जो इंडिया के बड़े बिजनेसमैन हैं वो मारवाड़ीज हैं। मारवाड़ीज आर कीन टू देयर फाइनेंसेस, मारवाड़ीज आर स्टिक टू देयर फाइनेंसेस।
दे इफ तो दे आर सर पेइंग। सॉरी सर, तो आप मुझे ये बताओ सर, ये इसमें फाइनेंस का जैसे क्या आपको नहीं लगता कि ये जो फाइनेंशियल चेकअप है इसके बारे में बुक्स में जो इनकी फाइनेंस की बुक्स होती हैं, जैसे एमबीए फाइनेंस करते हैं लोग, ठीक है, जब फाइनेंस के रिलेटेड जो भी कोर्सेज होते हैं मार्केट में, क्या उनमें ये टर्म को ऐड नहीं करना चाहिए? अगर एडेड है तो क्या लोगों को प्रैक्टिकली अवेयर करने की ज़रूरत नहीं है? आपको क्या लगता है कि भाई ये मतलब कि ये थोड़ा सा ऐसे लग रहा है कि जैसे कि हिडन सीक्रेट है, और ये मतलब है बहुत अच्छी चीज़, और पर लोगों को अवेयरनेस नहीं है। तो क्या ये अवेयरनेस बढ़ाने के लिए कुछ गवर्नमेंट को कुछ ऐसे कुछ करना चाहिए कि जिससे आम पब्लिक को, इंडिविजुअल को या किसी बिजनेस ओनर को, सभी को, जब करोड़ों पीपल को ये ज़रूरत है इसकी फाइनेंशियल चेकअप की। जैसे हेल्थ चेकअप का तो सभी को पता है, पहले किसी ज़माने में हेल्थ चेकअप का भी किसी को नहीं पता होता था कि इसकी ज़रूरत है या नहीं है। अब जैसे गवर्नमेंट के बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम आते हैं जिससे जा कह लो न्यूज़ में, एड्स में पता लगता रहता है। तो सिमिलरली क्या फाइनेंशियल चेकअप के बारे में कोई अवेयरनेस प्रोग्राम होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? अगर होने चाहिए तो कैसे होने चाहिए आपके हिसाब से? आप ये देखो, आज से 10 साल पहले हेल्थ इंश्योरेंस कौन करवाता था? आज सभी करवाते हैं। हम्म, पहले, आज से 10 साल पहले लाइफ इंश्योरेंस कितने लोग करवाते थे? हम्म, आज कितने करवाते हैं? हम्म, आज से 10 साल पहले हम्म, कितने लोग म्यूचुअल फंड्स में थे? आज कितने हैं? हम्म, सिमिलरली मैं ये कह रहा हूँ, जब क्वेश्चन आएगा आंसर भी आएगा। पहली बात तो क्या है, क्वेश्चन आना चाहिए। हम्म, क्वेश्चन क्या आना चाहिए भी, क्या मेरे पास गुड फाइनेंसिस हैं? हम्म, सेकंड, और अगर वो बैड है तो गुड में कैसे होंगे? ओके, वन थिंग इज, क्वेश्चन आना चाहिए। अगर क्वेश्चन आएगा तो उसका आंसर आपको मिल जाएगा। बहुत टूल्स अवेलेबल हैं, गूगल है, वर्किंग कर सकते हो, आसपास लोग हैं आपके, फाइनेंस प्रोफेशनल्स आपके आसपास हैं, उनसे बात कर सकते हो। दे विल टेल यू। इसके लिए वर्किंग करनी पड़ेगी। हाँ, मैं इसमें ये बोलना चाहूँगा आपको, यू मे नीड ए हेल्प ऑफ ए फाइनेंस प्रोफेशनल, you may need, and if you pay 1 rupee to your finance professional, he will help you save to your 100 rupees. तो सर फिर इसके लिए क्या आपको भी कांटेक्ट किया जा सकता है, जो आपकी जो कंपनी है उसको कांटेक्ट किया जा सकता है कि भाई आप ही इनका फाइनेंशियल चेकअप कर दो, क्योंकि उनके पास इतना टाइम है नहीं है चेकअप करने के या करवाने के लिए, ठीक है? तो वो कई बार क्या होता है कि अगर हमारे कोई ऑडियंस में से कोई आपसे ये सर्विस लेना चाहता है, तो क्या आप डायरेक्ट उनको ऑफर करोगे ये सर्विसेज? हाँ, हम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। वो खुद भी कर सकते हैं, ओके, बड़ा इजी है। उनके अपने फाइनेंस प्रोफेशनल, उनसे भी वो करवा सकते हैं। ओके, वो उनके अपने बैंक, फाइनेंस प्रोफेशनल से भी करवा सकते अपने हैं? से भी करवा सकते हैं। उनके उनके बैंकर होंगे, वो वहाँ से भी करवा सकते हैं। वो ओके। गूगल भी कर सकते हैं, उनको ओके, उनका ओके। टूल्स अवेलेबल हैं। पर होता ये है कि जनरली जो बिजनेस ओनर है या इंडिविजुअल है वो अपने कामों में इतना बिजी रहते हैं, तो वो भी कहते सोचते हैं, मोर ओवर ज़्यादातर लोग, कि इसको भी आउटसोर्स ही कर देते हैं। तो जो आउटसोर्स करना चाहते हैं, क्या वो आपको अप्रोच कर सकते हैं इजीली? तो अगर कर सकते हैं तो क्या आप अपने थोड़ा बिजनेस के बारे में, आपकी जो फर्म है जिसमें आप ये करते हो उसका नाम वगैरह क्या है, और क्या कैसे वो आपसे आपको रीच कर सकते हैं? दिस इज़ ए वेरी सिंपल एक्सरसाइज। हाँ, वो हम हमारे पास आ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैं तो ये उनको सजेस्ट करूँगा भी, पहले क्वेश्चन आए, पहले उनको लगे कि हाँ, हमारी फाइनेंस कॉस्ट क्या है, उनको पता हो। क्वेश्चन आना ज़रूरी है, आंसर मैं नहीं, कोई और दे देगा। आंसर तो मिल जाएंगे। ओके, मैं ये आपके पॉडकास्ट से ये कहना चाहूँगा, क्वेश्चन आना चाहिए। दो फायदे हैं इसके फाइनेंशियल चेकअप के, आपकी फाइनेंस कॉस्ट कम होएगी। सेकंड, कोई गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, जो गवर्नमेंट को स्कीम लेगी उसका आपको बेनिफिट मिल, आप कैसे ले सकते हो आपको पता चल जाएगा। थर्ड, आपकी फाइनेंस की नीड्स अगर बदली हैं, आपको कोई इशू आ रहा है अपने फाइनेंस को लेके, उसको आप ठीक कर सकते हो। हर पर्सन को, चाहे 5 लाख का लोन है, चाहे 50 लाख का, चाहे 5 करोड़ का, चाहे 500 करोड़ का, उसको फाइनेंशियल चेकअप करना चाहिए। तो सर मैं सोच रहा हूँ तो कि जैसे मेरा ये मानना है कि अगर आपके पास खुद के पास टाइम है ना, फिर तो आप खुद फाइनेंशियल चेकअप कर लो। बट अगर आपको लग रहा है कि आपके पास टाइम नहीं है, तो आप जो हमारे बिन्नी सर हैं इनके थ्रू, जा इनके जैसे जो भी आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, आप उनकी हेल्प से आप उनकी जो भी नॉमिनल चार्जेस हैं उनको दे के आप उनकी सर्विस गेट कर सकते हो, ताकि ये अपनी जो एनालिसिस वगैरह जो वो खुद करके जो हमारी एंड कस्टमर की जो मनी है वो बचा सके।
तो मेरे हिसाब से तो दोनों ऑप्शन अच्छी हैं। तो ये ऑडियंस को देखना चाहिए कि भी आपके लिए कौन सी चीज़, कौन सी ऑप्शन कंफर्टेबल है। तो सर क्या आप हमारे ऑडियंस को एंड में कोई मैसेज देना चाहोगे कि भी जिससे उनको कोई बेनिफिट्स मिल सके लाइफ में फाइनेंस को लेके? I can say one thing. You have 20-30 years of working life. आपने अगर एक लोन ले लिया, 10 साल के लिए ले लिया, वो तो 10 साल भी पे करना है उसको 15 या 20 साल में पे नहीं करना। याद रखिए, 1% रेट इंटरेस्ट कम होने से आपकी 10 से 12 EMI तक कम हो सकती हैं। इसको आप छोटा मत समझिए। यू कैन सेव योर हार्ड अर्न मनी विद द सिंपल एक्सरसाइज। क्वेश्चन आएगा, फिर आंसर आएगा। क्वेश्चन आना चाहिए वेदर आई हैव गुड फाइनेंसिस, वेदर आई हैव बैड फाइनेंसिस। अगर एक क्वेश्चन आ गया तो यू कैन स्पेयर दिस मनी टू योर फैमिली। यू कैन डू आउटिंग्स, यू कैन डू टूर्स, you can go outside, you can enjoy, but you should be aware in any way. At the end, I am saying thank you to Manish ji for inviting me, and I congratulate Manish ji for this excellent setup. ओके, थैंक यू सर, थैंक यू।